हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। 12वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, आज उसके अंतर्गत हम लोग 16वें नंबर का निबंध देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 15 निबंध करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम में आने की एक प्रकार से प्रबल संभावना बनती है, तो हम लोग इसे करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है, जो कहावत पर आधारित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, सबसे पहले जब भी कहावत पर आधारित हम लोग टॉपिक पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे, तो उसका अर्थ समझना बेहद ही जरूरी है। जब एक बार आप अर्थ समझ जाएंगे तो उसे लिखना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। अब देखिए, इसका अर्थ हम लोग एक बार विस्तार से देख लेते हैं और फिर एक लाइन में भी समझेंगे इसको। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ताकतवर व्यक्ति दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। आप देखेंगे, समाज में अक्सर वही व्यक्ति विजेता बनता है जिसके पास शक्ति होती है, जबकि कमजोर व्यक्ति अन्याय सहने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसे एक लाइन में यदि इसका अर्थ हम समझें, तो शक्तिशाली का बोलबाला होता है कहीं भी, मतलब शक्तिशाली की ही जीत होती है। दोस्तों, इस निबंध को हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसको संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका से शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएं, जहां आपको समय समय पर पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। देखिए, भूमिका हम क्या लिखेंगे। भूमिका ना आपका यदि बेहतर होता है, तो जो टीचर कॉपी चेक करता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं आपके प्रति एक सहानुभूति का लहर आता है और आपको कहीं ना कहीं इसका नंबर के रूप में फ़ायदा नजर आता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। जिसके हाथ में ताकत उसी की होती है जीत, सच भी झुक जाता है अगर सामने हो रीत। कहने का मतलब है कि समाज में न्याय और सत्य को ही ताकतवर व्यक्ति नियंत्रित करता है। देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति बलशाली है तो वह जीत सकता है, चाहे सच उसके पक्ष में हो या नहीं। ऐसा बराबर देखने को हमें मिलता है। उसके बाद आप पैरा चेंज करेंगे और फिर आप लिखेंगे कि भारत की लोकोक्तियाँ अपने भीतर गहरे अर्थ समेटी होती है। ये जीवन के कटु सत्य और समाज की वास्तविकता को सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रकट करने का एक प्रकार से संक्षिप्त माध्यम है। अब देखेंगे कि लोकोक्तियाँ जो होती है, हमारे गहरे अनुभवों और समाज की वास्तविकता पर आधारित होती है। अब देखेंगे वे कम शब्दों में ही एक प्रकार से गहरी सीख देती है और जीवन के कटु सत्य को उजागर करती है। जब इतना बताएंगे तो फिर आप लिखेंगे कि ऐसी ही एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह कहावत आप देखेंगे शक्ति, अधिकार और प्रभाव के महत्व को दर्शाती है। कहने का मतलब है कि ताकतवर व्यक्ति ही अपनी बात मनवा सकता है, चाहे वह नैतिक रूप से सही हो या गलत। कहने का मतलब है कि जिसके पास शक्ति है वह अपने अनुसार फैसले करवा सकता है, भले ही वह नैतिक रूप से सही हो या गलत। एक एग्जाम्पल से समझिए। एक बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों को यदि कम वेतन देती है और काम का घंटा बढ़ा देती है, लेकिन कर्मचारी विरोध करता है, लेकिन कंपनी के मालिक अपने सत्ता और पैसे के बल पर उसको चुप करा देता है, मतलब उसकी बातों को अनसुना कर देता है। आप देखेंगे कि आज के दौर में भी यह कहावत राजनीति, समाज, व्यापार और शिक्षा, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। यह लोकोक्ति उस समाज की तस्वीर दिखाती है जहाँ ताकतवर की ही बात अंतिम रूप से सत्य होती है। आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि समाज में वही बात सच मानी जाती है जिसे ताकतवर व्यक्ति कहता है, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। कई बार बड़े नेता या प्रभावशाली लोग अपने गलतियों को छिपाने के लिए मीडिया और प्रचार का सहारा लेते हैं और उनके समर्थक उनकी हर बात को सच मानते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। कहने का मतलब है कि ताकत और पैसे के बल पर भले ही सच कुछ और हो, बट दिखाते कुछ और हो, और उसी को सत्य मानने के लिए आम लोगों को विवश किया जाता है। जब इतना लिखेंगे तो आपका एक बेस्ट भूमिका हो गया और फिर इसका हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखना चालू करेंगे इस निबंध को। अब देखिए,
सबसे पहले इसको हम लोग एक समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब इस मुहावरे का उत्पत्ति कैसे हुआ। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें। इस कहावत की जड़ें उस समय से जुड़ी है जब लोग पशुपालन और खेती बाड़ी पर निर्भर थे। पुराने समय में भैंस एक महत्वपूर्ण संपत्ति हुआ करती थी और गांवों में उसका बहुत अधिक मूल्य होता था। यदि किसी के पास मजबूत लाठी होती थी तो वह अपनी या दूसरों की भैंस पर अधिकार जमा सकता था। कहने का मतलब है कि पुराने समय में एक एग्जांपल समझिए। पुराने समय में जब दो किसान किसान आपस में झगड़ते थे तो जिसका बल अधिक होता था वही दूसरे की भैंस पे कब्जा कर लेता था। मतलब कमजोर व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज के ज़माने में भी आप भी अपने इर्द-गिर्द देखते होंगे कि जो मजबूत व्यक्ति होता है ताकत और पैसे के बल पर, उसके सामने बाकी लोग चुप हो जाते हैं और उसकी गलत बातों को भी वे विरोध करना उचित नहीं समझते, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं क्यों उससे अपना रिश्ता बिगाड़ लूँ। बट होना चाहिए इसके अपोजिट। अब फिर लिखेंगे यानी जिसके पास ताकत होती है वह संपत्ति और अधिकार का स्वामी बन जाता है। यही भावना आज भी हमारे समाज में अलग-अलग रूपों में विद्यमान है, यदि विद्यमान है। अब देखिए कैसे मतलब स्वामी बन जाता है, भले ही उसका नहीं हो। अब देखिए जो शक्तिशाली होता है वही संसाधनों पर कब्ज़ा जमा लेता है। इसे भी आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। राजा महाराजाओं के समय में जो सैनिक ज़्यादा बलशाली होता था, आप देखेंगे वह अधिक क्षेत्रों पर राज करता था। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, मुगलों को देख लीजिए, अंग्रेजों को ही देख लीजिए। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति के बल पे भारत पर शासन किया, बल्कि नैतिक रूप से वह यहाँ के शासन करने के उपयुक्त नहीं था, लेकिन ताकत के बल पर वह यहाँ का स्वामी बन गया था। जब इतना आप लिखेंगे तो फिर आप चेहरा पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि आज के दुनिया में लाठी केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि धन, सत, पद और प्रभाव भी इसकी आधुनिक रूपरेखा बन गई है। ताकतवर व्यक्ति अक्सर अपने प्रभाव से सही गलत का फैसला अपने अनुसार करवाने में सफल हो जाता है। आप देखिए शक्ति के बल पर व्यक्ति अपने हित में निर्णय करवा सकता है, भले ही वह सही हो या गलत। इसे आप करंट के एक न्यूज़ से सुनिए। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि कई बार न्यायालय में अमीर लोग महंगे वकील खरीद कर रखकर झूठा सबूत तैयार करा लेते हैं, जिससे आप देखिएगा निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाती है और जो बेचारा बेगुनाह होता है उसको सजा हो जाती है। तो कहीं न कहीं ताकतवर व्यक्ति अपने पैसे और ताकत का मिसयूज करता है और गलत चीज़ों को एक प्रकार से सही करवा लेता है, चाहे जैसे भी सबूत देकर। और फिर लिखेंगे कि सच और हक की बात वही कर पाएगा जिसकी लाठी में जोर नजर आएगा। कहने का मतलब है कि कमजोर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता, जबकि ताकतवर व्यक्ति गलत होते हुए भी अपने पक्ष में फैसले करवा लेता है। अब आजकल देख लीजिए, कहीं भी आप थाने में चले जाइए या कहीं ऐसे प्रशासनिक स्तर पे भी चले जाइए, बहुत वह ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से फैसले अपने पक्ष में करवा लेते हैं। और ये प्रैक्टिकली है। देखिए संविधान में बातें बहुत अच्छी-अच्छी है, यथार्थ में वैसा होता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है। कहीं न कहीं मतलब व्यवहार में उसके अपोज़िट हमें देखने को मिलता है, जबकि होना यह नहीं चाहिए। जब इतना बताएँगे, अब एक-एक इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक मज़दूर अपने मज़दूरी बढ़ाने की माँग करता है, लेकिन मालिक उसे धमका कर चुप करा देता है। कहता है कि यदि ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। बेचारा सोचता है कि चलो जो मिल रहा है वही सही। तो कहने का मतलब है कि ताकत के बल पर व्यक्ति नाजायज़ फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे कि अब इसे हम जब इतना लिख लेंगे तो अब इस निबंध को हम लोग विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता, मतलब इसकी सभी परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह सटीक बैठती है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग राजनीति में देखने के प्रयास करते हैं। मतलब राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस कितनी हद तक सत्य प्रतीत होती है। तो देखिए राजनीति में यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जिस पार्टी या नेता के पास सत्ता होती है वह अपनी नीतियों को लागू कर पाता है। चुनावों में अक्सर बड़े दल अपने संसाधनों और प्रभावों का गलत उपयोग कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कमजोर दल या निर्दलीय उम्मीदवार की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। कहने का मतलब क्या है? अब देखिए एक प्रभावशाली नेता चुनाव जीतने के लिए पैसे और बाहुबल का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। आप देखेंगे उसका विरोध करने वाला कमजोर नेताओं को अक्सर दबा दिया जाता है या उसे किसी तरीके से उसे चुप करने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इस जो कहावत है इसका उपयोग आपको राजनीति में अक्सर देखने को मिलता भी होगा। जब इतना बताएँगे तो फिर न्याय और कानून के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसकी देखने का प्रयास करेंगे। अब चलिए इसमें हम लोग क्या होता है इसको देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। आप देखिएगा कि न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन
कई बार प्रभावशाली लोगों को कानून से बचते हुए देखा गया है। धनवान और रसूखदार लोग अपने प्रभाव का उपयोग कर अपने पक्ष में फैसला करवा लेते हैं, जबकि गरीब और कमजोर न्याय पाने के लिए संघर्ष करता रहता है। अब देखिए, एक अमीर व्यक्ति अपने ताकत का यूज करके पुलिस और वकीलों को खरीद लेता है और आप देखेंगे खुद को निर्दोष भी साबित करवा लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति को झूठे मुकदमों में फंसाकर उसे सजा भी दिलवा दिया जाता है। और यह अधिकांश आपको देखने को मिलता होगा यथार्थ में भी, भले ही इसका अपवाद भी है। ऐसा नहीं है कि सबको गलत तरीके से ही न्याय मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को सही से न्याय भी मिलता है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ आप देखेंगे कि अन्याय का उनको सामना करना पड़ता है और यथार्थ में यही सत्य है और आप भी इस बात से काफ़ी हद तक अवगत होंगे। अब देखिए, फिर अब इसे नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि आप देखेंगे कि बड़ी कंपनियां और उद्योगपति बाजार पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं और छोटे व्यवसायी अक्सर उसके सामने टिक नहीं पाते। बाजार में वही ब्रांड सफल होते हैं जिनके पास मजबूत प्रचार तंत्र और पूंजी होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्हीं उत्पादों को बढ़ावा मिलता है जिनके पास अधिक विज्ञापन करने की क्षमता होती है। इसको आप ऐसे समझिए। अब देखिए, बड़ी कंपनियां छोटे दुकानदारों को बाजार से बाहर कर देती है, जैसे कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अपने भारी डिस्काउंट से छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाती है और यह तभी तक करती है जब छोटे दुकानदार बेचारे दुकान बंद करके चले जाते हैं। फिर बाद में वह उस चीज़ का कीमत बढ़ाकर आम लोगों से पैसा वसूलना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति हो चाहे बड़े कंपनी हो, अपने पैसे और ताकत का बड़े स्तर पर यूज करते हैं। जैसे विज्ञापन खर्च करने के लिए विज्ञापन पर पैसे खर्च करने के लिए छोटे व्यापारियों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन बड़े लोग बड़े बड़े ऐड देकर बड़े बड़े प्रचार करके लोगों को एक प्रकार से अपने प्रति ना अट्रैक्ट कर लेते हैं और लोगों को उस सामान खरीदने के लिए एक प्रकार से विवश कर देते हैं ना, कि किसी को रोज रोज अगर एक ही बात सुनाइएगा तो वह उसके प्रति ना अट्रैक्ट हो जाता है। और बेचारे छोटे जो व्यापारी होते हैं वे ये नहीं कर पाते और वे मार्केट से एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों हर परिप्रेक्ष्य में, फिर हम लोग इसका काट भी करेंगे, है ना। अब चलिए नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, मतलब इसकी किस किस मतलब परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता आज भी है, वर्तमान में हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, समाज और व्यक्तिगत जीवन में इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, समाज में भी ताकत और प्रभाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। धनवान व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलता है, जबकि गरीब की बात को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। शिक्षा और नौकरी में भी कई बार योग्यता से अधिक प्रभावशाली लोगों को सिफारिश पर काम मिल जाती है। अब आप ऐसे देखिए, आप देखेंगे कि जब भी किसी फील्ड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ प्रभावशाली लोगों की ज़्यादा भूमिका होती है। आप समाज में ही चले जाइए, आप देखिएगा गांव समाज में जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा या सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होगा, वह यदि गलत बात भी बोलता है तो उसकी बातों में लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ यही सही है। लेकिन अगर समाज में कोई बहुत कमज़ोर आदमी है, पैसे के बल पर या ताकत के बल पर वह अच्छा भी बात बोलेगा तो लोग उसकी बातों को ना अनसुना कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, हम फैमिली में मतलब व्यक्तिगत परिवार में इसको एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में मतलब बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा कमाता है उसकी ही बात मानी जाती है और जो बेचारे उस फैमिली में कुछ नहीं कमाते हैं या वो कहने का मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि लोग भी ना उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं ना जिसके पास पैसे हो और ताकत हो। तो यह समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी यथार्थ तरीके से प्रदर्शित होता है आज भी। अब देखिए, हमने बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों में इसको देखने का प्रयास किया कि कैसे इस मुहावरे का आज भी मतलब उसी तरह से प्रासंगिक बना हुआ है और उसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसका नैतिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। अब हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे कि इसका नैतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम इस परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए, इस कहावत की सच्चाई को स्वीकार करने के बावजूद यह विचारणीय है कि क्या यह उचित है? क्या समाज में केवल ताकतवर को ही अधिकार मिलना चाहिए, या कहने का मतलब कि यह प्रवृत्ति सामाजिक असमानता को एक प्रकार से बढ़ावा देती है और अन्याय को जन्म देती है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि कहने का मतलब क्या यह सही है कि सिर्फ ताकतवर व्यक्ति ही मतलब अपने फेवर में हर फैसले को करवा ले या हर चीज़ को मनवा ले? यह नैतिक रूप से कहीं भी उचित नहीं है, है ना। अब एक चीज़ को ऐसे समझिए
कि मान लीजिए कि कोई यदि शक्ति का असमान वितरण के आधार पे फैसले अपने आधार पे करवा ले, तो एक प्रकार से कहीं न कहीं उस समाज का एक प्रकार से मतलब गलत संदेश जाएगा और आम लोग भी एक प्रकार से उसको ना एक प्रकार से बुराई ही करेंगे और वह कहीं से भी यह उचित नहीं होता। कहने का मतलब है कि केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्ति ना इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फ़ायदा भी उठाकर इसको अपने फ़ेवर में फ़ायदा लेने का प्रयास करता है। लेकिन आप देखेंगे कि नैतिक रूप से यह कहीं भी उचित नहीं होती है और यह प्रवृत्ति समाज में असमानता को बढ़ावा देती है और अन्याय को जन्म देती है। कहने का मतलब है कि समाज में असमानता और अन्याय को स्वीकार करने की एक प्रकार से प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। आप देखेंगे कमज़ोर वर्गों को उनका अधिकार नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि शक्ति संपन्न जो व्यक्ति है वो स्वार्थ के लिए संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, जिससे गरीबों का एक प्रकार से शोषण बढ़ता जाता है। लेकिन यह कहीं से भी एक प्रकार से उचित से नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि न्याय सिर्फ बलवानों का होगा तो कमज़ोरों का हक कहाँ जाएगा। कहने का मतलब है कि न्याय यदि सिर्फ बलवानों का ही रहेगा तो कमज़ोर बेचारा क्या करेगा। कहने का मतलब है कि यदि समाज में न्याय केवल ताकतवर लोगों तक सीमित रहेगा तो बेचारे कमज़ोर वर्ग का शोषण बढ़ जाएगा। और आप इसको ऐसे समझिए कि समाज में असंतुलन और अराजकता एक प्रकार से बढ़ जाएगी और जो हमारा लोकतंत्र है और कानून है उसकी धारणा एक प्रकार से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, है ना। तो फिर पैरा चेंज करके अब लिखेंगे नेक्स्ट कि इसलिए हमें इस प्रवृत्ति को बदलने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाज में शक्ति और अधिकार का समान वितरण हो, इसके लिए शिक्षा, नैतिकता और कानून को प्रभावी बनाना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जब शिक्षा और नैतिकता और कानून को बढ़ावा देंगे, मतलब इसको प्रभावी बनाएंगे, तो जो यह कहावत की प्रवृत्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह प्रवृत्ति बदलेगी। कैसे? अब देखिए, शिक्षा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। ओके। नैतिकता व्यक्ति को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए, कानून सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करता है। तब ताकतवर व्यक्ति कभी भी मनमानी नहीं करेगा, मतलब उसकी मनमानी रुक जाएगी, है ना। अब देखिए, समान शिक्षा और अवसरों की वजह से आप एक से एग्जाम्पल से समझिए कि आज मतलब समान शिक्षा और अवसरों की वजह से आज जो समाज में पिछड़े वर्ग लोग भी, चाहे वंचित वर्ग के लोग भी उच्च पदों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन शिक्षा, नैतिकता और कानून को प्रभावी बनाना अति आवश्यक है। जब इतना बता देंगे तो फिर आप बतलाएंगे कि समाज में सकारात्मक बदलाव की जरूरत। अब देखिए क्या इसमें बताएंगे, पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे, हालांकि यह सच है कि ताकतवर व्यक्ति का प्रभाव अधिक होता है, परंतु हमारा समाज बदल रहा है। अब केवल शारीरिक या आर्थिक ताकत ही नहीं, बल्कि ज्ञान, एकता और जागरूकता भी एक बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब देखिए कैसे। अब देखिए, ज्ञान, पढ़ा लिखा व्यक्ति आप देखेंगे किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को तर्क और कानून के माध्यम से चुनौती दे सकता है। अब देखिए, एकता जब रहेगा तो जब लोग संगठित होंगे तो वे मिलकर बदलाव ला सकते हैं। अब देखिए, जागरूकता को ऐसे समझिए, सूचना और डिजिटल युग ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति एक प्रकार से सचेत किया है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा सकता है और अपनी बातों को वो एक प्रकार से सही ठहरा सकता है। अब देखिए, सोशल मीडिया, न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों ने आम आदमी को भी अपनी आवाज़ उठाने का एक प्रकार से सही मंच प्रदान किया है। जब इतना आप लिखेंगे तो फिर आप इसे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। कैसे एग्जाम्पल देंगे तो आपके लिए एक प्रकार से यह बेस्ट माना जाएगा। तो देखिए क्या एग्जाम्पल देंगे। पहला पॉइंट बताएंगे, सोशल मीडिया पर कई बार आम लोगों की आवाज़ इतनी मजबूत हो जाती है कि सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया ने आम आदमी को एक नया मंच दिया है जहां वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। अब जनता सीधे नेताओं और प्रशासन से जवाब मांग सकती है। आप देखेंगे, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक प्रकार से उनके अंदर जागरूकता बढ़ती है इससे। तो कहने का मतलब, इसे आप एक एग्जाम्पल से देख लीजिए कि आप निर्भया केस को देख लीजिए 2012 में। आप देखेंगे जनता के विरोध और सोशल मीडिया के दबाव के कारण अब बलात्कारियों को कड़ी सजा दी गई और प्रशासन भी जग गई। नेक्स्ट, आप
एग्जाम्पल देंगे कि न्याय व्यवस्था में भी अब कई ऐतिहासिक फैसले आ रहे हैं जो गरीब और वंचितों को भी अधिकार दिलाने में सहायक हो रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए। अब देखिए, राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, मतलब महिलाओं को तलाक के बाद भी संपत्ति में अधिकार दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि न्याय व्यवस्था में भी अब वैसी प्रवृत्ति नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय का आज भी बोलबाला है और न्याय के बदौलत भी मतलब लोगों के हक में फैसले आते हैं। यह इसका एग्जाम्पल मतलब हमें बताता है। फिर नेक्स्ट बताएंगे कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराती है। जागरूकता कानून को समझने और अपने हक के लिए लड़ने की एक प्रकार से क्षमता देती है। आप देखेंगे कि डिजिटल शिक्षा ने सूचनाओं को एक प्रकार से पहुंच आसान बना दिया है। जैसे कैसे? अब देखिए, सूचना के अधिकार मतलब आरटीआई के कारण अब कोई भी व्यक्ति चाहे नागरिक सरकारी नीतियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इतना जब बताएंगे तो आपका एक प्रकार से बॉडी पार्ट हो गया। फिर आप इसका एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका यह निबंध हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस भले ही समाज की सच्चाई हो, लेकिन अब यह अंतिम सत्य नहीं है। कहने का मतलब है कि बदलाव सोच से आता है। यदि लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हों तो कोई भी ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। कहने का मतलब है सही नेतृत्व, नीति और न्यायिक सुधारों से समाज में समानता लाई जा सकती है। एक एग्जाम्पल देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया था। चाहे कोई कितना भी अनैतिक और ताकत का प्रयोग करे, यदि आप सही तरीके से उसके अगेंस्ट अपना मतलब संघर्ष जारी रखेंगे तो आपके पक्ष में ही वो फैसला आएगा। अब देखिए, शिक्षा, कानून, लोकतंत्र और जागरूकता के माध्यम से आप देखेंगे हम इस सोच को बदल सकते हैं और हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां शक्ति का उपयोग, कहने का मतलब है अन्याय के बजाय न्याय और समानता के लिए किया जाए। और यह तभी हम कह सकते हैं कि लाठी अब शक्ति की नहीं बल्कि न्याय और समानता का प्रतीक है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। न्याय प्रणाली को निष्पक्ष और समयबद्ध बनाना होगा। शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना होगा। तभी शक्ति का एक प्रकार से समान वितरण हो सकेगा और आप कह सकते हैं कि लाठी अब शक्ति की नहीं बल्कि न्याय और समानता का प्रतीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे कि जब लाठी चलेगी इंसाफ की राहों में तब हक मिलेगा सबके हाथों में। कहने का मतलब है जब शक्ति का उपयोग अन्याय करने के बजाय न्याय स्थापित करने के लिए होगा तब उनका अधिकार मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब पुलिस निष्पक्ष होकर काम करेगी तभी निर्दोषों को न्याय मिलेगा। जब शिक्षा सभी को बराबरी से मिलेगी तो किसी का शोषण नहीं होगा। कहने का मतलब है जब कानून का शासन सख्त होगा तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, भले ही समाज की सच्चाई हो, लेकिन आज यह अंतिम सत्य नहीं है। और कहने का मतलब है शिक्षा, कानून और लोकतंत्र और जागरूकता के माध्यम से आज यह सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जब इतना आप लिखेंगे तो आपका यह एक प्रकार से बेस्ट निबंध हो गया। दोस्तों, हमने आपको इस निबंध को काफ़ी अच्छे से कराने का प्रयास किया। आप इसे देखेंगे और अच्छे से इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट मैं शाम में आज इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।